नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्सप्लेनिंग फिजिक्स। तो शुरू करते हैं मेरी रिवीजन सीरीज का पहला लेक्चर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो ये सीरीज किन किन लोगों के लिए यूजफुल होगी उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि जो लोग जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, डी ट्रिपल एस डी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी या फिर जितने भी ओलंपियाड है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये है मेरे लेक्चर वन का पार्ट वन है। तो इसके अंदर मैंने जो जो इंक्लूड किया है, जो जो होने वाला है, वो आपको मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स की डेफिनेशन होती क्या है। एक बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि फिजिक्स होती क्या है। उसके बाद में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर मूव करेंगे कि इनमें कनेक्शन क्या होता है। थर्ड नंबर पे आएगा फिजिकल क्वांटिटीज, फिर यूनिट, फिर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। उसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे, फिर डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन और इसके लिमिटेशन भी तो भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरा पहला वीडियो। तो शुरू करते हैं फिजिक्स से कि फिजिक्स होती क्या है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स नॉर्मली होती क्या है, तो आप बोलोगे कि ये नेचर का स्टडी करना होता है। एक्चुअली नेचर की स्टडी करके उसके लॉ बनाना होता है कि आपने नेचर की स्टडी की और उसके अकॉर्डिंग एक लॉ बना दिया कि इसके अंदर जितने भी चीज, अब ये जो भी चीजें हो रही है वो इस लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। एक चीज होती है नॉर्मली अपने आसपास की चीजों में कि जितने भी फिजिक्स में ये मानना होता है कि जितनी भी चीजें अपने आसपास हो रही है वो किसी न किसी लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है, किसी न किसी नियम के अकॉर्डिंग हो रही है। चाहे कोई सी भी चीज हो, चाहे एक फल का पेड़ से नीचे गिरना हो तो वो भी एक लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। चाहे वो मून का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना हो तो वो भी एक लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। चाहे जितने भी अपने प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना हो, रोटेशन करना हो, ये भी किसी रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। या फिर समुद्र के अंदर जो ज्वार आता है फुल मून नाइट के दिन, वो भी किसी लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मली लॉ बनते कैसे हैं, आप इस नेचर की स्टडी कैसे करोगे उसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आप एक चेस का गेम खेलते हो, चेस का गेम खेलते नहीं हो, एक चेस का गेम देखते हो। दो लोग वहां पर पहले से चेस का गेम खेलते हैं, आप वहां पर बिल्कुल नए हो, आपको चेस के रूल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि चेस के जितने भी ये गोटियां हैं चल रही कैसे है, कैसे आप इसको मूव कर रहे हो, कि यहाँ पर ये सैनिक चलता कैसे है, ये घोड़ा कैसे चलेगा, ये हाथी किस तरह चलता है, किंग किस तरह चलेगा, वजीर कैसे चलेगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन जो दो प्लेयर बैठे हो खेल रहे हैं उनको पहले से पता है, वो अच्छे से जानते हैं खेलना। ठीक है। तो दोनों प्लेयर क्या करते हैं, आप अभी इस पूरे चेस के अंदर सिर्फ घोड़े पर फोकस करो कि घोड़ा किस तरह चलेगा। हम सिर्फ घोड़े पर फोकस करेंगे, बाकी को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो पहला प्लेयर क्या करता है, पहला प्लेयर घोड़े को चलाता है, यहाँ से उठा के एक चाल यहाँ पर, एक चाल यहाँ पर, दूसरी चाल यहाँ पर। सेम दूसरा प्लेयर भी करता है कि घोड़े को चलाता है, एक चाल यहाँ पर, एक चाल यहाँ पर, दूसरी चाल यहाँ पर, तीसरी चाल यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसा लगातार चल रहा है बहुत टाइम से, आपकी लगातार गेम देख रहे हो कि जितना भी हो रहा है, ये जब तक जितने भी गोटियां चल रही है उसके अंदर आप किसी बस इस घोड़े को ही ऑब्जर्व कर रहे हो। तो लगातार गेम देखने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी घोड़ा किस तरह से इसके अंदर मूव कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि जब भी घोड़ा मूव करेगा तब वो एक कदम चलेगा, फिर दो कदम, फिर अपने या तो लेफ्ट घूमेगा या फिर राइट घूमेगा, ऐसे होगा। अब तो आपने घोड़े को देखकर इस गेम के अंदर बिना गेम के रूल जाने आपने एक रूल बना लिया कि जब भी घोड़ा मूव कर रहा है वो हमेशा दो कदम चल के या तो लेफ्ट घूमेगा या दो कदम चल के या राइट घूमेगा। ये दोनों साइड से आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने एक रूल बना लिया इस गेम को देखकर। सेम चीज होती है फिजिक्स के अंदर कि साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट लोग जो हैं वो क्या करते हैं, नेचर के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक रूल बना देते हैं कि देखो ये चीज जो हो रही है वो इस रूल के अकॉर्डिंग हो रही है और ये रूल इन चीजों के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि अर्थ के चारों तरफ उनका रोटेशन करना, या फिर प्लेनेट जितने भी उनका सन के चारों तरफ रोटेशन करना, किसी एप्पल का गिरना या समुद्र के अंदर ज्वार आना, जितनी भी सारी चीजें आप न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो इन चीजों को। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैग्नेट पास में लेके होता है तो रिपेल करती है या फिर अट्रैक्ट करती है, या तो एक दूसरे को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। तो वो भी आप
मैक्सवेल लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को। वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना होता है ये जो चीज़ें, तो उनके लिए भी अलग ही रूल बनाए हुए हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ें होती है फिजिक्स के अंदर। अब बात करते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या कनेक्शन होता है। तो नॉर्मली होता है क्या है, जब भी आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, किसी भी चीज़ को दूसरों के सामने रखना हो, तो वहाँ पर एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, भाषा की जरूरत पड़ती है कि आप ताकि आप सामने वालों को अच्छे से समझा सको कि ये देखो कि ये मैंने किया, या फिर मतलब मेरे ये विचार, मेरे थॉट है किसी चीज़ के बारे में, अगर आपको नॉर्मली समझाना होता है तो बिना लैंग्वेज के आप नहीं कर सकते। मान लो आप कोई बंदा है जिसको हिंदी आती है, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती है, और आप उसे इंग्लिश में समझा रहे हो तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये वहाँ पर एक लैंग्वेज, एक मीडियम हो गया सामने वालों को चीज़ें समझाने के लिए। तो मैथमेटिक्स भी इसी तरह होती है फिजिक्स के अंदर, कि फिजिक्स की आपको ये एक फिजिक्स की लैंग्वेज मानी जाती है कि जब भी आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी हो, चीज़ें समझानी हो, आपको मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी, आपको मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। और इसके यूज करने से चीज़ें आसान भी हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है उसको उसको देखते हैं। आपको पता होगा ग्रेविटेशन लॉ के बारे में कि अपने पास सपोज दो मास दिए हुए हैं, एक ये रहा, एक कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, ठीक है। तो हम इसके लिए अगर ग्रेविटेशन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बताएं तो क्या होगा, वो फोर्स क्या होगा। तो ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो होता है कि फोर्स इन दोनों के मास के प्रोपोर्शनल होगा, एम और एम के प्रोपोर्शनल होगा, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है ये आर है, इन आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज हमको जानते हैं फिजिक्स के अंदर कि ऐसा होता है। लेकिन सोचो अगर इस चीज को इतनी बड़ी लंबी लाइन में लिखोगे तो इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा। हम चीजों को बोल दिए कि बस इसके ये प्रोपोर्शनल होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज इसी चीज को हम इस तरह लिखें, एफ प्रोपोर्शनल टू जी, एफ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम और स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, हम इस चीज को ऐसे लिख लें, ठीक है। तो कितना फायदा हो जाएगा हमको, कितना सिंपल भाषा में चीजों को बता दिया कि देखो जो फोर्स होता है वो उनके मास के प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। कितनी सिंपल भाषा में। तो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है फिजिक्स की, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपको मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज है तो आप इसको भी आगे इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें कुछ इंटीग्रल कैलकुलस यूज करके आप इसमें और भी अच्छा वर्क कर सकते हो। आपने यहाँ पर दो पार्टिकल के लिए निकाला, यहाँ पर आप एक बड़े मास के लिए फोर्स निकाल सकते हो कि उस बड़े मास की वजह से किसी पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा। ये चीज़ हम करेंगे जब हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो चीज़ें हम करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये नॉर्मली फिजिक्स मैथमेटिक्स को समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल वो ले लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं। उस ट्रेन के अंदर आप एकदम बैठे हुए और आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आपकी ट्रेन चलती है किसी एक स्टेशन से, और स्टेशन से चलने के बाद वो ऐसी ऐसी जगह जाती है जहाँ पर आप अलग अलग चीज़ों को देखते हो। माना कि वो पहले जैसे ट्रेन निकलती है आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखाई देती है, फिर आगे चलते हुए नदियाँ दिखाई देती है, या फिर आगे थोड़ा सा चलते रेगिस्तान आ जाता है, फिर चलते हो तो जंगल आ रहा है बीच में, जंगलों के बीच में निकल रही। तो आप इसी ट्रेन के माध्यम से अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो चीज़ों को। तो सेम अगर इसी चीज को हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कंपेयर करें, तो जो ये ट्रेन आपको वहाँ पर लेके जा रही है ये मैथमेटिक्स है, और जो आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो वो है फिजिक्स। बस यही इसकी डेफिनेशन होती है सिंपल भाषा में। ओके, तो आगे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, और फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनका नॉर्मली क्या यूज रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिन जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो या माप सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, ठीक है। जिन जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। सपोज पी क्यू एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो इसको आपको एन यू की फॉर्म में लिखना है। एन मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 1.2 कोई भी मान लो, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, गणित वाली वैल्यू, ठीक है। और यू क्या है, इसकी यूनिट है, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। देखो वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम कैसे लिखते हैं, 5 मीटर पर सेकंड। 5 का क्या है यहाँ पर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर पर सेकंड क्या है, ये इसकी यूनिट है। तो ये एक इसको लिखने का तरीका हो गया फिजिकल क्वांटिटीज को। तो जो जो क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती है।
और उसको लिखने का तरीका होता है एन यू, और एन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, यू यहाँ पर इसकी यूनिट, जैसे वेलोसिटी को हमने लिखा। अब बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स में बांटा गया। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? आप मान लीजिए कि इंग्लिश वाला एग्जांपल लेते हैं, एबीसीडी वाला एग्जांपल। मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है, आपको उसको एबीसीडी सीखनी होगी। ठीक है, बिना एबीसीडी के आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीख सकते। ऐसा हुआ कभी कि भी आपको एबीसीडी नहीं आती और आप इंग्लिश सीख गए? कभी नहीं होगा। सेम ऐसा इसके अंदर होता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स की एबीसीडी है। इन्हीं के आधार पर बाकी सारी क्वांटिटीज बनी है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, सबसे बेसिक यूनिट, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। इन्हीं के आधार पर बाकी सारी चीजों को बनाया गया है, बाकी सारी क्वांटिटीज को बनाया गया है। दूसरी बात ये कि इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। आप ऐसे देख लो, आपको पता हो कि ए है, क्या बी पे डिपेंड करेगा? इंग्लिश के अंदर नहीं करेगा। लेकिन मैं लिखूँ एप्पल, ए डबल पी एल ई, ठीक है, मैं लिखता हूँ सपोज एप्पल, ये एप्पल लिख दिया, ए डबल पी एल ई। अब देखो ये एप्पल, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, चौथा लेटर, चार लेटर जब अपने पास होंगे जब जाके एप्पल की स्पेलिंग बनेगी। तो ये एप्पल डिपेंड कर रहा है बाकी चार लेटर पर, लेकिन क्या ए डिपेंड कर रहा है बी पर? क्या सी डिपेंड कर रहा है बी पर? नहीं कर रहा है। सेम ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर होता है कि इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है फिक्स, और ये फिजिक्स के अंदर 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज फिक्स होती है। तो पहली है मास, दूसरी है लेंथ, तीसरी है टाइम, चौथी है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, छठी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को फिक्स कर दिया गया है फिजिक्स के अंदर। इन्हीं से ही सारी क्वांटिटीज बनेगी। ठीक है, अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। अब देख लो, इसके नाम से ही लग रहा है कि डिराइव्ड मतलब क्या होगा। इसको आपको डिराइव करना पड़ेगा किसी और क्वांटिटी से। नॉर्मली मैंने कहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से सारी चीजें बनेगी, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनाया जाएगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज किन से बनती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती है। जैसे कि वेलोसिटी वाला एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर लेंथ आएगा या डिस्टेंस आएगा और नीचे टाइम आएगा। ठीक, तो लेंथ और टाइम ये दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है कि नहीं? माने कि x एक लेंथ है और t एक टाइम है। तो x क्या है? यहाँ पर लेंथ है, और t क्या है? टाइम है। तो ये दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन दोनों को मिला दिया है, इनको आप a अपन b के फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन जाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अब क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपको इसको आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किया है। ठीक है, अब देखो, एक्सीलरेशन भी होता है, मोमेंटम भी होता है, एनर्जी भी होती है। इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होती है सारी डिराइव्ड होती है, दो को छोड़कर। अब वो दो क्वांटिटीज कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। अब बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। तो इन दोनों के अलावा भी दो ऐसी क्वांटिटीज है जिनको आप अलग रखा गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है। अब नॉर्मली दो होती है, एक तो प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। तो इसको अलग रखा गया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर। प्लेन एंगल का यूनिट होता है कि रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती है। ठीक है, आगे चलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर कि यूनिट नॉर्मली क्या होती है और कौन कौन सी यूनिट होती है फिजिक्स के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक हाथी है, ये एलिफेंट हो गया, ठीक है, और एक अपने पास एक हॉर्स है, घोड़ा है। ठीक, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा वजन का है, कौन ज्यादा बड़ा है, किसका वजन ज्यादा है, किसका वेट ज्यादा है? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोल दो कि यार हाथी का वजन ज्यादा है क्योंकि ये बड़ा वाला हाथी है। ठीक है, और यहाँ घोड़े का वजन सिंपल सी बात है हाथी से कम होगा। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये आता है कि बताओ कितना बड़ा है?
कितना ज़्यादा वजन है इसका। हाथी का वजन तो ज़्यादा है लेकिन कितना ज़्यादा, तो आप इसको कैसे बताओगे? अगर आपके पास वहाँ पर यूनिट्स नहीं है तो आप इसको बताना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट ले लेते हैं कि माने कि एक छोटा सा पत्थर उठाया हमने और उसको 1 किलोग्राम नाम दे दिया। यहाँ पर कोई पत्थर ले लिया, ठीक है, उसको हमने 1 किलोग्राम नाम दे दिया। अब इस पत्थर के रेस्पेक्ट में हमने एलिफेंट का वजन तोला, एलिफेंट के वजन को नापा, मेजर किया, ठीक है। वो एलिफेंट का वजन आता है कि वो आता है 1000 किलो, ठीक है। ये हो गया एलिफेंट का वजन, ठीक। सॉरी ये लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार समझ लीजिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये एलिफेंट है, ये वाला, वो 1000 किलोग्राम इसका वजन हो गया। सेम इसी पत्थर के रेस्पेक्ट में हमने घोड़े का वजन तोलना है, घोड़े का वजन मेजर करना है, और वो वजन आता है 100 kg, ठीक है। ये हॉर्स का हो गया 100 kg, ये एलिफेंट का हो गया 1000 kg। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि हॉर्स की तुलना में एलिफेंट का वजन कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि घोड़े का 10 गुना ज़्यादा वजन हाथी का वजन है, ठीक है। आप इसे ऐसे कहो। तो आपको जब आपके पास एक, मैंने यहाँ पर एक यूनिट फिक्स की, तो आपके पास यहाँ पर एक अ, वो आ गया, मतलब बोल सकते हो आप चीज़ों को बता सकते हो कि कितना इसमें ज़्यादा वजन है। जैसे कि आप आपको कोई बोले कि यहाँ से आपका स्टेशन, आपके घर से आपका स्टेशन 5 दूर है। अब आप समझ नहीं पाओ कि यार 5 क्या चीज़ है, 5 किलोमीटर दूर है या 5 मीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, कितनी दूर है, या 5 लाइट ईयर दूर है, कहाँ पर दूर है। तो उन चीज़ों के लिए आपको यूनिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सको चीज़ों का कि नॉर्मली है क्या, बोलना क्या चाह रहा है सामने वाला, अब बाकी लोगों को भी अंदाज़ा लग जाए। जैसे मैंने कहा आप स्टेशन वाला एग्जांपल दिया, अगर आपको कोई बोले कि 5 दूर है तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको आके बोले कि 5 किलोमीटर दूर है तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ भाई हमें इतनी दूर जाना है और इतने बजे चलना है ताकि हम टाइम पे पहुंच जाए। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो वही जैसे कि मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, लेंथ का होता है वो मीटर होता है, टाइम का होता है वो सेकंड होता है। इनके बारे में आगे बात करेंगे, पूरी यूनिट बताऊँ मैं आपको, फंडामेंटल यूनिट्स जितनी भी होती है इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद होती है डिराइव्ड यूनिट, वही जिनको आप डिराइव करो फंडामेंटल यूनिट से, वही डिराइव्ड यूनिट होती है। जैसे मीटर पर सेकंड, ये डिराइव्ड यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड इसका ये एक्सेलरेशन का डिराइव्ड यूनिट हो गया, और ये हो गया वेलोसिटी का डिराइव्ड यूनिट। अब क्या होता है कि जैसे कि स्टार्टिंग में हुआ क्या था, जब साइंस का वर्क चल रहा था तो अलग अलग जगह चल रहा था, तो वहाँ के जो लोग साइंटिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने अपने हिसाब से कुछ यूनिट को यूज किया। जैसे कि कुछ लोग सीजीएस को यूज कर रहे थे, कुछ लोग एमकेएस को यूज कर रहे थे, कुछ लोग एपीएस को यूज कर रहे थे। तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था जब दूसरे साइंटिस्ट कुछ किसी और साइंटिस्ट के पास जाते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक इंटरनेशनल यूनिट बना दी, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया कि जो भी यूनिट बताई जाएगी किसी भी चीज़ की, वो एक ही यूनिट होगी, चाहे आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो। यहाँ पर सीजीएस का मतलब वैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड है, और एपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड है। तो इनको हटा के एक नया सिस्टम लाया गया, वो है एसआई सिस्टम। इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी यूनिट है वो डिसाइड होती है, एक 18 मेंबर्स की कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं इसके अंदर, तो इन यूनिट को डिसाइड करते हैं। अगर कोई नई क्वांटिटी फ्यूचर में आती है तो उनको भी वो डिसाइड करेंगे कि इसकी यूनिट होगी क्या, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा यूनिट होती क्या है, ऐसा यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। लेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है। टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड होती है। इलेक्ट्रिक करंट की होगी वो एम्पियर होगी। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की होगी वो केल्विन होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होगी। लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होगी। प्लेन एंगल की रेडियन होगी। सॉरी, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। ये जितने भी थी 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरी फंडामेंटल, ये पूरी जितनी भी है यहाँ तक ये पूरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसके बाद में ये जो है ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, इसका आप लिखते हो शॉर्ट में एस पी, और इनको आप फंडामेंटल क्वांटिटी।
ठीक है। तो ध्यान रखना कि प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। प्लेन एंगल मतलब ये सपोज दो वेक्टर है, इनके बीच में कोई एंगल है, ये होगा, ये उसे बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए आप सॉलिड है, एक वॉल्यूम वाला, जैसे कोई स्फीयर ले लिया, ठीक है। अब उस स्फीयर में सेंटर से कोई एरिया पे जितना एंगल बनता है, सेंटर से कोई एरिया पे जितना एंगल, माना कि ये एक स्ट्रिप काट ली, उसके अंदर से काट लिया एक, जैसे कि तरबूज का एक फाँक काटते हैं वैसे ही। तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पूरे एरिया पर, इस वाले एरिया पर जितना एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर 2D था, यहाँ पर हो गया 3D में। तो 3 डायमेंशन में जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल होगा, 2 डायमेंशन में जो एंगल बनेगा वो प्लेन एंगल होगा। बस इतना ध्यान रखो, ज़्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ और यूनिट्स की जो फिक्स होती है, और इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं प्लीज़ याद कर लें। बाकी जेई वाले या नीट वाले जो है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके तो एग्जाम पहले से ही दी होगी। तो बाकी लोग जो डीएसएसपी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जरूर इनको ध्यान रखें। तो बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। तो होता क्या है, आपके पास सपोज एक, आप सपोज अर्थ पे हो, ये अर्थ और एक सन। तो अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर पर, सन के सेंटर के बीच में जितने भी डिस्टेंस होती है वो कहलाती है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये मेन डिस्टेंस होती है, मतलब अलग अलग पॉइंट से नापा और उसको फिर उसका एवरेज निकाल दिया, उसका मेन निकाल दिया। तो ये मेन डिस्टेंस होती है इनके बीच की डिस्टेंस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना ये अर्थ है, ये सन है, ठीक। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 1 AU होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। आप इसको ध्यान रख के चलिएगा, इससे अंदाजा लग जाता है। जब बड़ी बड़ी चीजें, हम बड़ी बड़ी चीजों की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमको अंदाजा लग जाता है कि ये स्टार इतनी जगह, इतनी दूर हमसे, 2 AU 5 AU इतनी दूर है। अंदाजा लग जाता है कि ये सन से, अर्थ से सन के बीच के डिस्टेंस के इतने गुना दूर है। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट ईयर की, कि लाइट ईयर होता है क्या। तो एक लाइट द्वारा, लाइट जो लाइट अपने आती है सन से निकलने वाली लाइट, उस लाइट द्वारा वैक्यूम के अंदर, ध्यान रखना वैक्यूम के अंदर 1 साल के अंदर जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो आता है लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। और इस 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब सोचो एक बार, जिस लाइट को 8 मिनट लगते हो, 8 मिनट में वो अर्थ पे जाती है सन से, वो लाइट 1 साल के अंदर कितनी डिस्टेंस है, किसी डिस्टेंस मेजर करिए। वो डिस्टेंस ये होती है ट्रेवल वाली, 9.46 इंटू 10⁻15, 1 साल के अंदर ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब आते हैं पार्सेक पर। पार्सेक मतलब पर इलेक्ट्रिक सेकंड। तो ये एक डिस्टेंस होती है, एक डिस्टेंस जो कि 1 AU के आर्क द्वारा, 1 AU के आर्क द्वारा एक 1 आर्क सेकंड डिग्री बनाने में जितनी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो होती है पार्सेक। So it is the distance at which an arc of length 1 AU subtend an angle of 1 second of arc। 1 arc second इक्वल होता है 1/3600 इंटू 1 डिग्री। ये देखो इधर इस डायग्राम के अंदर देखो, ये 1 AU का आर्क है, ठीक है, और इनके जो बीच एंगल बन रहा है इसी इसके उसके बीच में, वो है 1 आर्क सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, नीचे वाली डिस्टेंस, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी 1 पारसेक। ठीक है, ये स्टार है, ये सन है, ये अर्थ है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस मेजर की जाती है सन से स्टार की। ये ध्यान रखना कि 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.07 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक, आगे चलते हैं। शेक, ये शेक जो होती है वो एक टाइम का यूनिट है, स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। तो इस तो टाइम की सबसे छोटी यूनिट जो होती है शेक होती है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻−8 सेकंड होती है। अब चलते हैं बार पर। बार जो यूनिट होती है वो होती है प्रेशर की यूनिट, और उसकी जो 1 बार इक्वल टू होता है 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसको पास करने लिखोगे तो 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल हो जाएगा। टोर भी प्रेशर की यूनिट होती है, और इसकी वैल्यू होती है 133.3 पास्कल। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 mmOHg। मतलब इससे आप इसका प्रेशर निकालते हो, रो GH सुना होगा आपने,
रो जी एच होता है, उससे आप रो मतलब एच जी का डेंसिटी, जी मतलब 9.8 और एच मतलब हाइट जो कि 1 mm यहाँ पर बोली गई है। तो उससे आप निकालोगे प्रेशर तो 133.3 पास का निकलेगा। ठीक है, बर्न पे आते हैं। बर्न क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है और 1 बर्न इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। अब चलते हैं हॉर्स पावर पर। हॉर्स पावर जो होती है पावर की यूनिट होती है और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोट होता है। आगे चलते हैं पाउंड पर। पाउंड सिंपल सी बात है, मास की यूनिट होती है और 453.6 ग्राम 1 पाउंड के इक्वल होता है और 0.4536 किलोग्राम भी 1 पाउंड के इक्वल होता है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर। ठीक है, तो एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितनी नजदीक है। ट्रू वैल्यू मतलब उसकी सही वैल्यू, कि यहाँ पर आप सपोज आपका मोबाइल है, मोबाइल की लेंथ है 5.2, तो 5.2 एग्जैक्टली उसकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, लेकिन आप मेजर करते हो कुछ और तो उसकी मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू मतलब सही वैल्यू, जो उसकी एग्जैक्टली वैल्यू है, सही में क्या वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू है। तो कोई भी मेजरमेंट उसके ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है, ये उसकी एक्यूरेसी कहलाती है। अब एक्यूरेसी को आप कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपने एक्सपेरिमेंट से एरर को कम कर दो, इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप एरर को कम कर दो तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है, प्रिसीजन नॉर्मली क्या होता है कि आपने सपोज 4-5 एक्सपेरिमेंट किए, 4-5 मेजरमेंट की एक ही चीज की, आपने मोबाइल की लेंथ को 5 बार नापा, तो अगर वो जो मापी गई जो लेंथ है, अगर वो पास पास आती है, मतलब उनकी जो वैल्यू रहती है बहुत नजदीक होती है। जैसे कि आपने 5.2 उसके ट्रू वैल्यू है और आपने उसको मेजर किया 5.1, 5.123, 5.134, तो वो वैल्यू एग्जैक्टली तीनों आपस में नजदीक है। इसका मतलब क्या है कि उसका प्रिसीजन अच्छा है, वो प्रिसाइज वैल्यू आपस में तीनों नजदीक वैल्यू है, तीनों मेजरमेंट की वो आपने मेजरमेंट करने के बाद में जो मेजर्ड वैल्यू है ये वो पास पास आई है, तो इसका मतलब क्या है, प्रिसीजन अच्छा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपने एक ट्रू वैल्यू लेते हैं, आप वही मोबाइल वाला एग्जांपल ले लेते हैं आपका, कि मोबाइल की इसकी जो लेंथ है 5 मीटर है। आप पहली बार मेजरमेंट करते हो उसका किसी भी चीज़ से, मान लीजिए कोई स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हो, आप मोबाइल का लेंथ नाप रहे हो, आपके पास जो स्केल होता है मीटर स्केल उसको यूज कर रहे हो। ट्रायल किया, पहली बार नापा 4 मीटर उसकी, सॉरी मोबाइल का 4 मीटर तो नहीं होगा, किसी और चीज़ का मान लीजिए, कोई दरवाजे का मान लीजिए, दरवाजे का भी नहीं होगा, किसी भी चीज़ का मान लीजिए कि कोई किसी चीज़ की वैल्यू है 5 मीटर। ठीक है, तो मेजरमेंट किया आपने, तो ट्रायल ट्रायल वन किया 5, ट्रायल में जो मेजर की गई लेंथ थी वही 4 मीटर, उसके बाद में 4.1 मीटर, उसके बाद में थर्ड मेजरमेंट में 4.2 मीटर। तो ये वैल्यू इस 5 मीटर से बहुत दूर है। आप देख रहे होगी ये वैल्यू 5 मीटर से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि 1 मीटर का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर 5 मीटर आप उसमें मेजर कर रहे हो तो। ठीक है, 20% कम होगा एग्जैक्टली पूरा, तो सही नहीं है। इसका मतलब अब देखो दूसरी बात है कि 4.0 एक 4.1 एक 4.2 है, तो वैल्यू भी इतनी फास्ट में नहीं है, ये आपस में है लेकिन इनकी तुलना में नहीं है। तो ये तो ना तो एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट मतलब क्लोजनेस 5 के नजदीक है नहीं है, प्रिसाइज तीनों आपस में नजदीक है नहीं है, तो ये प्रिसाइज भी नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरा मेजरमेंट हमने किया। दूसरे मेजरमेंट में हमने जो वैल्यू निकाली है ट्रायल वन की, वो 4.9 मीटर, सेकंड में 4.8 मीटर, थर्ड में 4.7 मीटर। अब देखो ये ट्रू वैल्यू के थोड़ी बहुत नजदीक नजदीक है, 4.9 मीटर मतलब 0.1 दूर है, और ये 4.8 4.7 मतलब ये एक्यूरेसी तो इसमें है, लेकिन प्रिसाइज फिर भी नहीं है, क्योंकि तीनों अलग अलग वैल्यू हो गई फिर वापस। ठीक है, एक अच्छी प्रिसाइज मतलब प्रिसीजन ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे कर सकते हैं। थर्ड मेजरमेंट में जाते हैं। अगली बार हमने मेजर किया तो फर्स्ट ट्रायल के अंदर 4.9 मीटर, सेकंड ट्रायल के अंदर 4.91 मीटर और थर्ड ट्रायल के अंदर 4.999 मीटर इसको मेजर किया। अब देखो ये 5 के नज़दीक भी है, मतलब एक्यूरेसी अच्छी है। दूसरी बात तीनों आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक है, 4.9 4.91 4.999 मीटर, इसका मतलब क्या है, प्रिसाइज भी है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ये डिफरेंस होता है। इसको एग्जांपल से देखते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये वाला एग्जांपल है। आप आप देखा होगा कि ये जो गेम खेलते हैं तीर मारते हैं, इस पे मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। आप मान लीजिए कि कोई तीर वीर है और आप उसको हाथ से मार रहे हो, तो ये
रेड जो सर्कल है बीच वाला, ये रेड सर्कल उसका ट्रू वैल्यू है कि यहाँ पर लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो पहले जो इस वाले में देखते हैं, हम तीर मारते हैं 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लगता है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर दूर लग रहा है। दूसरी बात तो ये पहली बात तो ये कि ट्रू वैल्यू के दूर दूर लग रहा है। दूसरी बात ये कि ये आपस में भी बहुत दूर है, देखो कितना डिस्टेंस है आपस में, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्यूरेसी भी लो है और प्रिसीजन भी लो है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले के अंदर। इसके अंदर देखो हम वापस से वही 7 तीर मारते हैं इस पे, ये ट्रू वैल्यू है रेड वाला। ये 7 तीर आपस में एक ही जगह लगते हैं, थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा अंतर होता है कि एक इधर लग रहा है तो एक इधर लगेगा, एक इधर लग रहा है एक इधर, लेकिन पास पास है सारी चीजें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर एक्यूरेसी तो लो है लेकिन प्रिसीजन हाई है, देखो आपस में साथ साथ है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की। ट्रू वैल्यू के ये नजदीक तो है, क्योंकि देखो कितने पास है, रेड सर्कल के कितने आसपास थी। इसका मतलब ये रेड सर्कल के पास है, इसका मतलब क्या, ट्रू वैल्यू के क्लोज है। ट्रू वैल्यू के क्लोज मतलब एक्यूरेसी अच्छी है, हाई एक्यूरेसी है, लेकिन ये फिर भी दूर दूर है। इसका मतलब क्या है, प्रिसीजन लो है, क्योंकि ये दूर दूर है आपस में, जितने भी आपने तीर मारे, इसका मतलब प्रिसीजन अच्छा नहीं है। अब इसको देखो, ट्रू वैल्यू के एग्जैक्टली ऊपर है, मतलब वहीं पर लगे जाके सारे तीर, और दूसरी बात ये है कि सारे तीर वहीं पर लगे, ठीक है। इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है।